नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दीनी भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपके यहाँ तशरीफ़ लाने को और क्लास में शिरकत करने को कबूल करे और मज़ीद आपको इस काम की इस्तिकामत अता फरमाए कि आप जमे रहें, डटे रहें और इस कोर्स को मुकम्मल ज़रूर करें। मैंने वो दुआ पढ़ ली है, आप सब ने आमीन भी कहा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम सब रोज़ ये दुआ करते रहें कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इसी तरह जिस तरह कल आपने पढ़ा था, इसका तर्जुमा भी समझा था कि ए मेरे रब, तू आसानी फरमा, मुश्किल ना कर और इस कोर्स का जो ख़ात्मा है, इख्तिताम है, ये कंप्लीट हो, मुकम्मल हो, फिनिश हो खैर के साथ। हम सब के जहन में ये बात आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग यहाँ पर अरबी ज़बान इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम कुरान करीम की ज़बान यानी कुरान को समझने की कोशिश करें। जी, तो इसलिए हम सब कुरान करीम की ये ज़बान जो है अरबी, इसे सीख रहे हैं ताकि हमारे लिए कलाम पाक को, कलाम मजीद को, जिसकी हम सब तिलावत करते हैं, रमज़ानुल मुबारक करीब है, तो अमूमन ये देखा गया है कि हम बचपन से लेकर के बचपन तक पहुंच जाते हैं और बाकी दुनियावी तरक्की हम करते रहते हैं, इस दरमियान बहुत कुछ लाइफ में अचीव करते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिससे हम बहुत दूर रहते हैं, खाली होते हैं। जबकि हम हसास बहुत होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं। किस बात को लेकर के? इस बात को लेकर के कि कुरान हमारी किताब है, ठीक है, हमें बड़ा नाज है, कुरान करीम से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान तक के देने की ज़रूरत पड़े तो देने में गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही बस मुकम्मल कर देते हैं, कुरान करीम की ज़बान को नहीं सीखते? क्यों? क्योंकि शायद हम इससे वो नूर या वो हिदायत या वो लाइट या वो रोशनी जो इसमें मौजूद है, हमें रहनुमाई, हमारी रहनुमाई करने के लिए, हमें हिदायत देने के लिए, हमें अपनी लाइफ की उलझनों को सुलझाने के लिए और इस दुनिया में और इसके बाद आने वाली जो लामुतनाही ज़िंदगी है, कभी ख़त्म ना होने वाला जो सिलसिला है, एटर्नल लाइफ है, वहाँ कामयाबी हासिल करने के लिए शायद हम इस किताब से रोशनी या इस किताब से वो नूर हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरतुल हदीद में सूरतुल हदीद में एक अहम आयत है जो मैं आपके सामने इस वक्त आपके सामने तिलावत की है, मैं डिस्प्ले भी करूंगा उसे। और आज हमारा जो सबक है, जैसा कि टाइटल आप सामने देख रहे हैं, कलिमा और कलिमा की अक़साम, तो जो कलिमा की अक़साम हैं वो भी इसमें आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह, कुछ हद तक सुपरफिशियल लेवल पर, ऊपरी सतह पर। तो वो आयत आपके सामने आ रही है, उस पे गौर करिए और हम अपने हिस्से की यहाँ से हिदायत लेते हुए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसमें फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि हुवल्लज़ी, हुआ यानी ये एक ज़मीर है, प्रोनाउन है, और आगे आइंदा पता चलेगी, इसकी तफसीलात आएंगी। तो हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनात, के वो ही है जिसने, युनज़्ज़िलु जो नाजिल करता है, जिसने नाजिल किया, अला अब्दिही अपने बंदे पर, आयातिम बय्यिनात रोशन आयात, ठीक है। कौन सी आयात? जो वाज़ेह आयात है, बिल्कुल क्लियर है,
लियुखरिजकुम, मकसद क्या है? कि वो तुमको निकाले, तुम सबको निकाले। कहाँ से निकाले? मिनज़ ज़ुलुमाती इलन नूर, जुल्मात यानी अंधेरों से निकाले, और अंधेरों से निकाल के किधर ले जाए? वो नूर की तरफ ले जाए। जुल्मात से वो नूर की तरफ ले जाए। यानी ये आयात बैयिनात अपने आप में खुद जो है रोशन दलील है अपने आप में। ये बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर इसमें हिदायत हैं, जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में अंधेरे दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की ये आयत, और आपकी वसातत से तमाम इंसानों के लिए इसमें हिदायत है। सबको भेज दिया, सबके पास ये पैगाम पहुंच चुका। व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम, और यकीनन अल्लाह जो है वो तुम सब के लिए बड़ा रऊफ है और बड़ा रहीम है। तो रऊफ रहीम, मेहरबान भी है, शफीक शफकत करने वाला भी है, मर्सीफुल भी है, कंपैशनेट भी है। ठीक है। तो ये सूरतुल हदीद की आयत है। और सूरतुल हदीद आपको पता है कि सूरा नंबर 57 और आयत नंबर ये 9। ठीक है। तो इस आयत को आप खुद भी इसका मुताला करिएगा और इस पर गौर करिएगा कि कुरान करीम हमें अपना तारुफ किस अंदाज में कराता है। कुरान करीम अलग अलग मकामात पर कुरान के अलग अलग नाम हमें मिलते हैं, उसकी अलग अलग सिफात हमें मिलती हैं। ठीक है। हम कुरान से हर वो चीज़ हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं जिसके लिए वो नाजिल नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ हम नहीं हासिल करते जिसके लिए वो कुरान नाजिल हुआ। कुरान करीम हमारी ज़िंदगियों से हमें अंधेरों से निकालने के लिए आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टूल और जो आला दिया गया, तमाम इंसानों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए, सीधे रास्ते पर लाने के लिए, सीधे रास्ते की हिदायत उनको मिले इसके लिए, तो आपको यही टूल और यही आला दिया गया। आज हमारे बीच हम सब के दरमियान ये किताब हर्फ ब हर्फ महफूज है, ठीक उसी तरीके से जैसी ये नाजिल हुई। हमारा अकीदा है, ये अकीदा होने के बावजूद जुल्म इतना बड़ा हम इस पर कर रहे हैं, बल्कि इस पर नहीं कर रहे, हम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं कि हम इस किताब को समझने, समझाने, पढ़ने, पढ़ाने से बहुत दूर हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान करीम को सीखते और सिखाते। तो हमें गौर करना होगा कि क्या हम बेहतरीन नहीं बनना चाहते, जबकि ये बात उन लोगों से कही गई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे। असहाब रसूल से ये बात कही जा रही कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये अज़्म और इरादा कमज़ोर नहीं पड़ेगा, और हम ज़रूर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जो लाइट का जो सोर्स है वो यही कुरान है, यहीं से हमें रोशनी इंशाल्लाह मिलेगी हमारी जिंदगियों की तारीकियों को दूर करने के लिए। अब आज का जो हमारा सबक है, सबसे पहले हम एक रिवीजन, एक रिकैप कर लें, और आपको उन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे जो हमने सीखी थी। ठीक है। तो हम वो पॉइंट आपको सब बता दें। सबसे पहले आप सबको मालूम है कि हमने हुरूफुल हिजा यानी अल्फ़ाबेट या अरबिक जो लेटर्स हैं, हुरूफ तहज्जी हैं, उन्हें सीखा। और हुरूफुल हिजा के साथ साथ हमने ये देखा था कि जब ये हुरूफ, इनकी तादाद से रिलेटेड, इनको कैसे सही पढ़ते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। तादाद 28 या 29 है तो वो क्यों है? क्योंकि अलिफ और हमज़ा का जो फ़र्क है। फिर ये हुरूफ, इनके साथ बहुत अहम एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि हरकत कुछ होती हैं। वो हरकत आपको बताई गई थी, जिसको आम तौर से हम ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं, यानी फतहा, कसरा और दम्मा। और जिस हर्फ पर फतहा हो उसे मफ्तू कहते हैं, जिस हर्फ पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं, और जिस हर्फ पर दम्मा हो उसे मदमूम कहते हैं। तो जब ये हुरूफ और मुनासिब उन पर हरकत लग जाती हैं तो फिर लफ्ज़ बनता है। और ये लफ्ज़ आपको बताया गया था कि ये बामाना होता है या बेमाना।
ठीक है। तो बेमाना या बामाना, माना मीन्स मीनिंग, ठीक है, जिसको आप अर्थ कहते हैं हिंदी में। तो बेमाना यानी मीनिंग लेस। इसको समझने के लिए मैंने आपको मिसाल दी थी कि बेअदब, मीनिंगलेस, और इसको ये मीनिंगफुल है। तो जो मीनिंगफुल अल्फाज हैं वो ही दरअसल हमें पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बामाना अल्फाज की हमने आपको क्या बताई थी कि बामाना अल्फाज या बामाना लफ्ज को टेक्निकली हम बोलते हैं कलिमा। ठीक है। तो ये जो कलिमा है आज इसी को समझना है आप सबको कि ये क्या होता है, और कलिमा किस तरह से, इसकी और क्या किस्में हैं। ठीक है। इस बीच वो बात जरा दोहरा लें कि हरकत तीन हैं। अलामत सुकून आपको बताई गई थी कि आप जज्म कहते हैं जिसे, उसकी तीन सिंबल्स थी उसके। ठीक है। एक बार फिर से मैं इस बात को जरा हाईलाइट कर दूं ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। देखिए, हरकत में आपको ये तीन हरकत बताइए, जैसे आप मात्रा कह सकते हैं। ठीक। दूसरी बात ये भी आपको बताई थी कि ये हरकत अलिफ या और वाव के साथ मिल करके कभी आपको ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, खड़ी जबर, कभी खड़ी जेर, और कभी उल्टा पेश। इस बीच एक चीज मिस हो गई थी, वो ये कि हरकत सिंगल भी होती हैं और डबल भी होती हैं। डबल हरकत दो जबर या दो जेर या फिर दो पेश। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ है। इसी तरह अलामत सुकून क्या है, वो आपको छोटी वाली ये दाल की शक्ल में मिल सकती है, या मैंने आपको बताया था इस तरह भी, या फिर इस तरह भी। हम लोग अपने पूरे कोर्स में इसे यूज करेंगे। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको एक और बात बताई गई थी जिसको हमने इस वाली अलामत को बताया था कि ये शद है, और जिस हर्फ पर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं, जिस हर्फ पर साकिन सुकून की अलामत हो उसे साकिन कहते हैं। ठीक है। तो ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। फिर ये जो है सिंगल हरकत है। ठीक है, ये सिंगल है, और ये डबल हरकत है। कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। और डबल हरकत को हम एक और नाम से जानते हैं अरबी में, और वो नाम है तनवीन। ठीक है। तो इसको हम तनवीन भी कहते हैं, किसको, डबल हरकत को। बाकी जबर जेर पेश का जो टेक्निकल नेम है वो भी बताया, जिस हर्फ पर जब ये लगते हैं तो वो भी आपको बताया। ये आपकी खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, ये हमारी अपनी लैंग्वेज में बोल दिए जाते हैं। अदरवाइज अरबी में ये क्या है, जबर और अलिफ है, ये जेर और या है, और ये पेश और वाव है। बात समझ गए। चलिए, अब ये कुछ चीजें जब हमने समझ ली थी, और साथ में ये भी हमें पता चल गया कि अब हमारा जो नेक्स्ट जो अहम जो सेंट्रल हेडिंग बनेगी अब हमारी, वो क्या है, वो यही है कलिमा। इसीलिए आज का टाइटल भी यही, कल हमने ये छोड़ दिया था लिख करके। ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लें, कलिमा में आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, एक गोलता आ रही है। अब ये गोलता होती क्या चीज है, आपको पता है ये गोलता कब गोल होती है, जब एंड में होती है। अदरवाइज ये लंबी ता है। ठीक है, इस बात को समझ लें। इसकी मिसाल इस तरह से समझें, जैसे मैंने आपके सामने कुछ अल्फाज लिखने, मसलन आप देखें यहाँ पर, ये क्या है, जन्नह। आपको पता है ये है तो ता, इसको आप क्या बोलते हैं, गोलता। तो ये गोलता बनती कैसे है, ये जो लंबी वाली ता है ना, आप इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ये गोलता बन गई, नुक्ते ऊपर लग जाते हैं। ठीक है। फिर से देखिए, ये गोलता है, सॉरी लंबी वाली ता है, और फिर आपने इसको ऐसे गोल कर दिया, ये दो नुक्ते ऊपर लगा दिए, ये गोलता बन गई। अब यही जन्ना, जब कभी आप, ये जो गोल ताल एंड में है, इसकी आवाज जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका हा से निकल रहा है, हा। लेकिन जब ये बीच में आ जाएगी, मसलन जन्ना के मुकाबले में मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, कल आपने पढ़ा भी था, किताब। ठीक, ये किताब में ये जो ता है, ये बीच में लंबी ता है। ठीक है। तो ये गोल ता जब बीच में रहती है, ठीक है, तो ये आवाज इसकी ता की निकलती है। एंड में आएगी जब ये गोल, तो फिर ये
गोलता जो है हा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जन्ना के मुकाबले में आया, आया। ठीक है। इसी तरीके से गुरफा, गुरफा, गुरफा मीन्स होता है रूम। और आया, आया मीन्स साइन, सिम। अब आयत, निशानी। ठीक है। आया, निशानी। और बाकी वो जो कुरान की आयत, वो भी अपने आप में एक निशानी है। ठीक। जन्ना, जन्ना मीन्स बाग, गार्डन। ठीक है। इसी तरह आप देखें यहाँ पर, अब जन्ना लफ्ज जो है, जब इसका आप प्लूरल बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है, जन्नात। अब एंड में है ये लंबी ता है, जन्नात। ठीक है, ता है। इसी तरीके से बिंत, ता आ रही है एंड में। ठीक है। तो इसको कहते क्या है, ये होता है ताए मरबूता। इसका नाम मत भूलिएगा, ताए मरबूता। ठीक, ताए मरबूता, बस इतना सा याद रखिए। ठीक है। और ये लंबी ता का ही निकला हुआ एक उसका अलग से, इसीलिए उसको हुरूफुल हिजा में नहीं आपने पढ़ा है, हा होता है। ठीक है, गोलता नहीं। तो ये गोलता है, ये हा में कब कन्वर्ट होगी, जब इस पर हम वक्फ करेंगे। अब ये जो कलिमा है, कलमा नहीं पढ़ेंगे, कलिमा। तो कलिमा की आपको मैंने, अब हम सबको क्या पढ़ना है, कलिमा की किस्में पढ़नी है। और आपको पता है कलिमा जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड है। मीनिंगफुल वर्ड को हम कलिमा कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि कलिमा आखिर ये क्या होता है, कैसे ये अल्फाज बनते हैं और उनका क्या होता है। तो पहले ही थोड़ा ग्रामर की तरफ आ जाए, और ग्रामर में इस पॉइंट को समझ लें अच्छी तरह। कौन सा पॉइंट है कि जब भी हम किसी जबान को सीखते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, तो उस जबान को सीखने के ताल्लुक से हमारे सामने दो बातें होती हैं। एक, आपने सुना होगा ग्रामर, और एक चीज होती है लैंग्वेज। ठीक, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। ये ग्रामर क्या है और लैंग्वेज क्या है, देखिए इनमें थोड़ा डिफरेंस है। लैंग्वेज जो होती है वो भाषा होती है, जबान। और ग्रामर जो होती है वो व्याकरण होती है। अब आप बताइए, कोई बच्चा होता है, जब बच्चे की पैदाइश होती है जब, तो उसको कोई लैंग्वेज सिखाई नहीं जाती। जो कुछ वो सुनता है, बस वो बोलना स्टार्ट कर देता है। लिहाजा पता ये चला कि लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बहुत अहम स्किल है जो आनी चाहिए, वो है लिसनिंग। ठीक है। फिर जैसे ही थोड़ा वो बड़ा होता है, फिर लिसनिंग के बाद वो, जाहिर सी बात है, अब लिसनिंग के साथ साथ वो बोलने का भी अमल करने लग गया। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, फिर रीड करना भी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और फिर क्या किया, बाकायदा तौर पर राइट करना शुरू कर दिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हमको किसी भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग समझनी होती है। ये 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। ठीक है। विदाउट लिसनिंग, विदाउट लिसनिंग यू कांट बिकम अ गुड स्पीकर। आप जितना अच्छा सुनने वाले होंगे उतने अच्छे आप स्पीकर बनेंगे। ठीक है। जितना अच्छा आप पढ़ने वाले होंगे उतने अच्छे आप राइटर बनेंगे। तो ये सारी स्किल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इन इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कितना अहम है। अब आप एक गैर मुल्की जबान सीख रहे हैं। दूसरी बात यह कि आप अब तक जो कुछ बोल रहे होते हैं बचपन में, उसके लिए आपको कोई ग्रामर नहीं सीखनी होती। ठीक है, ये एक फॉर्मल अप्रोच होती है ग्रामर। यहाँ पर आपको कुछ रूल्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। ये इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब जाहिर सी बात है हम किसी दूसरी जबान को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे आप अरबिक पढ़ने जा रहे हैं, तो अरबिक हम लोग सीख रहे हैं लैंग्वेज, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर को, उसकी ग्रामर को समझ रहे हैं कि जो इस जबान के बोलने वाले लोग हैं, जो इस जबान में जिन्होंने लिटरेचर लिखा, उनका अपना तरीक़ेकार क्या है। फिर उसको बैठ करके कुछ उलमा ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो ग्रामर के उलमा थे उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए। बस वही रूल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। जबान कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज आप पढ़ने जा रहे हैं जो आपको पहले कभी नहीं पता थी। आपको अपनी जबान में वो सारी बातें मालूम है। बस दूसरी जबान में जब एक जबान से हम
मुंतकिल होते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है थोड़ा सा, वहां पर क्या होता है, वहां पर थोड़े से कुछ रूल्स आते हैं, बस उन रूल्स को आप सीख लीजिए, बस आप लिखने भी लग जाएं, बोलने भी लग जाएं। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह से याद रखिए कि पूरे कोर्स में आपको अच्छा लिसनर बनना है, तब आप जा करके, जाहिर सी बात है, आप आगे चल करके बोलने वाले बनेंगे। इसी तरीके से आप अच्छा रीडर बनेंगे तभी अच्छे राइटर बनेंगे। ये दोनों ग्रुपिंग्स और फिर उसके बाद चारों स्किल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अभी हम लोग किसकी शुरुआत अब करने जा रहे हैं? अब जाहिर सी बात है, हमको दूसरी जबान सीखनी है। तो उस जबान के लिए शुरुआत कर चुके थे क्या, कि हमने हुरूफुल हिजा पढ़ लिए। हुरूफ और हरकत ये दोनों आपस में मिलते हैं तो लफ्ज बनते हैं। अब ये जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज ही हमारे अपनी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में कलिमा कह जाता है। तो क्या इसका कोई सिरा है? हम कितने अल्फाज पढ़ें जो हम अरबी सीखने वाले बन जाएं? क्या ये अल्फाज आते कहाँ से, इनकी सप्लाई कहाँ से होती है? ठीक है, मतलब आपको अजीब सा नहीं लगेगा कि अभी आपसे कहा जाए भाई जर्मन जैसी, अरबी से थोड़ा बहुत मानूस है, कोई ऐसी लैंग्वेज जिसको आपने कभी सुना ही ना हो, और पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे ही वो लैंग्वेज का नाम आता है ना, तो आपको उसका कोई सिरा नहीं मिल रहा होता। तो एक पहले सिरा ढूंढिए, तलाश करिए। तो अरबी जबान को ढूंढने और तलाश करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके जो अल्फाज हैं उन तक पहुंचना होगा। अब जाहिर सी बात है, अल्फाज तो हजारों हैं, है कि नहीं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो फिर ये थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स पर हम कैसे कुदरत हासिल करें, या हम इन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को क्या हम बैठ के याद करें? क्या तरीक़ेकार होगा, ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए। जब तक इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे, तब तक के आपको बात समझ में नहीं आएगी। अगर ये सवाल पैदा हो रहे हैं तो उसी का जवाब अगली स्लाइड में लीजिए। क्या जवाब है? वो ये कि याद रखिएगा, किसी भी जबान के जब ग्रामर तैयार की जाती है, और आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि ग्रामर क्या है, रूल्स हैं। ठीक है, तो जब ग्रामर कौन तैयार करता है? अरबी बोलने वाले खुद अपने लिए ग्रामर नहीं बनाते। ठीक, जो हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले हैं, वो अरबिक की ग्रामर को पढ़ते हैं, समझते हैं, अरबी बोलने वाले को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद कुछ रूल्स वो मुतय्यन कर लेते हैं। तो जिस वक्त ग्रामर के रूल्स बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक उसी वक्त जो तमाम वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, ठीक है, वर्ड्स यानी तमाम जो शब्द हैं, उन शब्दों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उन शब्दों को क्लासिफाई किया जाता है, यानी उनकी ग्रुपिंग कर ली जाती है आसान अल्फाज में। अब ये ग्रुपिंग क्या चीज होती है? मसलन अभी हमारे हाथ में पेन है, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचिंग वाला अमल हो रहा है कोई, ठीक है। मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपके अपने रूम के पास आप में कहीं कोई टेबल होगी, कोई चेयर होगी, ठीक, बेशुमार इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद, अब जाहिर सी बात है, ये तमाम जो अल्फाज आपके सामने हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? वही तमाम अशिया, जो चीजें आपके इर्द गिर्द हैं, उन्हीं के तो ये नाम है। और वो जो काम हो रहा है, उसका अपना कोई ना कोई, उसके लिए कोई लफ्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी चीजें हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में हो रही हैं, उनके लिए कोई ना कोई लफ्ज है। तो वो लफ्ज को ग्रुप्स में बांट लिया जाता है, उसकी ग्रुपिंग कर ली जाती है। किस बेसिस पर? मतलब ग्रुपिंग मतलब उनको वर्गीकृत कर लेते हैं। जो हिंदी में आप में से कोई अगर हो तो वो समझ लें, उनका वर्गीकरण हो जाता है। तो वर्गीकरण किस बेसिस पे होता है? देयर मस्ट बी सम बेस, कोई आधार होना चाहिए। वो आधार ये होता है कि उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, किनका? अल्फाज का। तो अपने काम की बुनियाद पर, अपने रोल की बुनियाद पर, फंक्शन की बुनियाद पर, अपने यूज की बुनियाद पर, कहाँ वो यूज किए जा रहे हैं, इस बेसिस पर उस उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है तमाम अल्फाज का। मान लीजिए से 1,000 अल्फाज हैं। अब ये 1,000 अल्फाज को इंग्लिश में, अगर मान लीजिए ये 1,000 इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश वालों ने इसको कुछ ग्रुप्स में बांट लिया, हिंदी वालों ने ग्रुप्स में बांट लिया, इसी तरह अरबी वालों ने भी इनकी ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, तो ये जो ग्रुपिंग है, ये इंग्लिश में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से है। ठीक है,
ये वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से है। ठीक यही चीज कलिमा की अकसाम के तौर पर हमारे सामने है अरबी में। अब ये कलिमा की अकसाम क्या है? जितने भी अल्फाज हैं उनकी किस्में बना ली गई। तो किस्में किस बेसिस पे बनाई गई? मैंने बताया ना, उनके फंक्शंस की बुनियाद पर बनाई गई। तो इंग्लिश में ये किस्में कितनी हैं? ये तकरीबन 8 के करीब होती हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन। अब ये मैं नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग इंग्लिश पढ़े हुए हैं उनके समझने के लिए आसानी हो जाएगी। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसी तरह कुछ आर्टिकल्स भी अगर इसमें शामिल कर लें तो वो 9 हो जाएंगे। बहरहाल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी जितने भी अल्फाज हैं अंग्रेजी में, मान लीजिए 1 लाख हैं। तो इन 1 लाख अल्फाज को क्या कर लिया गया है? 8 ग्रुपों में बांट दिया गया है कि इनमें में से कुछ नाउन होंगे, इनमें में से कुछ प्रोनाउन होंगे, इनमें में से कुछ एडजेक्टिव होंगे, कुछ वर्ब होंगे। इस तरह से किस बेसिस पे? काम की बुनियाद पर, इनके अपने रोल की बुनियाद पर। सेम यही काम हिंदी में किया गया और सेम यही काम अरबिक में, उर्दू में किया गया। तो अरबी में ये जो किस्म होती है कलिमा की जो अकसाम है, ये 3 किस्में हैं, 3 बड़ी बड़ी मेजर। वो क्या है? इस्म, ठीक है, फेल और हर्फ। बस। यानी कहने का मतलब है, अरबी जबान में अगर 4,000 हैं, 4 लाख अल्फाज हैं मान लीजिए अरबी जबान में, तो वो 4 लाख अल्फाज में से जितने भी अल्फाज हैं उनमें में से कुछ को इस्म की कैटेगरी में डाल दिया, कुछ को फ़ेल की कैटेगरी में डाल दिया और कुछ को हर्फ की कैटेगरी में। चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। तो यानी आपके लिए अभी पहला काम क्या है? आपको ये पता हो जाए कि कलिमा की अकसाम कितनी है, तो आप फौरन बताएं कि 3 किस्में हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी तमहीद मैंने क्यों बताई? क्यों? क्योंकि मुझे कलिमा की अकसाम बच्चों की तरह रटानी नहीं है। मसला ये है कि इनकी एप्लीकेशन आपको पता चल जाए कि ये अप्लाई कहाँ होते हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कैसे हम इनका यूज करेंगे। तो कलिमा की अकसाम हमारे सामने महज 3 है, चौथी कोई नहीं। अब आपके जहन में सवाल होगा, भाई यहाँ तो 8 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो बाकी की 5 कहाँ गई? तो 5 जो है वो इन्हीं में जम हो गई। जम समझते हैं ना? जम होना यानी इन्हीं में मर्ज हो जाना, ठीक है। इनका मर्जर हो गया इन 5 का। किसमें? इन 3 में ही। अभी आगे पढ़ेंगे। यानी इसमें एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई चीजें आ गई वो जो यहाँ अलग हैं, ठीक है। इसी तरह हर्फ में और भी कई चीजें आ गई, तो वो इसी में जाकर के मिक्स हो गई, ठीक है। तो फिलहाल कलिमा की 3 अकसाम है। अच्छा, इसकी मिसाल इस तरह से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स की अगर हमें मान लें कि हम ग्रुपिंग करें, तो ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास कुछ बेस होगा ना। मैं सिटी वाइज ग्रुपिंग कर सकता हूँ, जेंडर वाइज ग्रुपिंग कर सकता हूँ, क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से और भी आधार होंगे, और भी बेस बन सकते हैं जिनके बेसिस पर आपके अपने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से तमाम अल्फाज के ग्रुप बना दिए गए। यानी अरबी जबान में आप टेंशन फ्री हो गए कि जो भी अल्फाज हैं, पूरी डिक्शनरी, यानी पूरी डिक्शनरी में जितने भी अल्फाज हैं वो अल्फाज या तो इस्म होंगे, या फेल में से होंगे, या हर्फ में से होंगे। अब इनकी डिटेल आगे आपको पढ़नी है और समझनी है। जितनी अच्छी तरीके से आप इसकी डिटेल को समझ जाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। अब चलते हैं इसमें आगे। ये हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब कलिमा की अकसाम को टेक्निकली हम लोग अरबी में कहते हैं अकसामुल कलिमा। अब बीच बीच में आपको हम वो मुश्किल अल्फाज भी देते जाएंगे जो आप उमूमन सुनेंगे बाद में, जब इस जबान से आगे अक़सामुल कलिमा। अब ये एक कंस्ट्रक्शन है, अरबिक कंस्ट्रक्शन। इसी अरबिक कंस्ट्रक्शन में इसका मतलब ही है कलिमा की अक़साम, कलिमा की किस्में। अक़साम अगर ना समझ में आ रहा हो किसी को, तो इसका मतलब होता है काइंड्स, किस्में, प्रकार, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, भाषा में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज का, उन शब्दों का वर्गीकरण। और वो कितना है? 8 के करीब है यहाँ पर, ठीक।
अच्छा, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बात के लिए मैं इनके स्पेलिंग नीचे स्पेल कर दे रहा हूं ताकि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो सकता है आप में से कुछ ऐसी भी हमारे पास आती हैं इंक्वायरीज जिसमें उर्दू नहीं पढ़ी है, बहुत कम पढ़ी है, तो हम जो भी कुछ आपको बता रहे हैं वो इस अंदाज से बता रहे हैं कि सबकी समझ में आए। तो थोड़ा पेशेंस के साथ क्लास में रहिएगा, इंशाल्लाह आगे तेज दौड़ेगी इंशाल्लाह गाड़ी। फेल, ठीक है, इसको आप फेल कहते हैं, फेल। और फिर उसके बाद ये है हर्फ। ये कुछ नहीं, ये बॉक्सेस मैंने बना दिए थे। ठीक है, तो इस्म, फेल और हर्फ, ये क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे और आगे चलने के बाद यहाँ पर समझेंगे कि भाई इस्म होता क्या है। अभी तो सिर्फ नाम बताया ना हमने, अब इन तीनों के बारे में जरा समझ लीजिए कि इस्म क्या है, इसी तरह फेल क्या है, और इसी तरह हर्फ क्या है। अच्छी तरह से जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए इस्म जो है, जनरली आप क्या कहते हैं इस्म को? इस्म नाम है, ठीक है, ये नेम है। अब नेम है तो किसका नेम? यानी आप वैसे भी पूछते हैं भाई आपका इसमें शरीफ, आपका इसमें ग्रामी, तो इसका मतलब क्या होता है? आपका नाम। तो इंग्लिश में आप इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है नाउन। अब आगे जब इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि अच्छा इंग्लिश का नाउन क्या है और अरबिक का इस्म क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है। अरबी में थोड़ी सी पहचान आपको बता दें कि इस्म को पहचानने के लिए इस्म की दो बड़ी पहचान है। एक तो ये कि इस्म के पहले अरबी में जो इस्म होगा उसमें आपको अल लिखा मिलेगा। अगर अल नहीं मिलेगा तो फिर आपको वहां पर तनवीन लिखी मिलेगी। ये दो बड़ी पहचान है, सिर्फ यही नहीं। ठीक। तो फिलहाल आपको ये दो तरह से आप, जैसे ये डबल हरकत मिलेगी, और अगर डबल हरकत नहीं होगी इन केस, तो वहां अल लिखा मिलेगा। ठीक है। तभी आप देखिए जब कभी कोई दुकान, कोई अपना वो बनाता है तो फिर उसमें अल लगा लेता है, समझता है अब हम अरबी हो गए। अच्छा, फेल क्या है? फेल जो है, वो दो बातें यहाँ बहुत अहम है। फेल के साथ एक तो काम का मफहूम होना चाहिए, ठीक है, और काम के साथ साथ जमाना भी पाया जाना चाहिए। मतलब काम का मफहूम हो, इसमें एक्शन होगा कोई, एक्शन के साथ साथ टेंस भी होना लाजमी है। अगर टेंस नहीं होगा, मसलन खाना, अब देखें यहां पर ध्यान से, खाना ये फेल नहीं है, लेकिन खाया ये फेल है। इसी तरह जाना और गया, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यानी आप ये कहें टू गो और वेंट, अब आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये टू गो जो है ये इन्फिनेटिव है, ये जाना जो है ये काम का नाम है, ठीक है, लेकिन गया ये फेल है, खाया ये फेल है। फेल मतलब जिसमें काम भी हो और साथ में टेंस भी मौजूद हो कि काम हुआ कब, इन विच टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक। अच्छा, फेल के बाद अब हर्फ की डेफिनेशन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। हर्फ जो है वो ना तो इसम है, नाइदर इसम नॉर फेल। ये ना इसम है और ना फेल है। ये फिर क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा कि ना इसम है और ना फेल है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि ये जब तक के किसी इस्म या फेल के साथ इस्तेमाल नहीं होता तब तक अपना मफहूम पूरा अदा नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं पर का मतलब होता है ऑन या एट। ठीक है, मैं कह रहा हूं मे का मतलब आप जानते हैं इन, ठीक है, या इनटू। अब आप यहां देखें कि ये जो पर और मे है, आप इसको 100 बार बोलिए, 1000 बार बोलिए, इसका मीनिंग इसकी क्लियर नहीं होगी। कब तक? जब तक कि ये ना कहा जाए मेज पर, कुर्सी पर, ठीक है, क्लास में, स्कूल में, यानी इनको किसी न किसी इस्म या फेल की जरूरत है। जब तक इनके साथ कोई इस्म या फेल नहीं आएगा तब तक के ये अपनी मीनिंग पूरी मुकम्मल बता नहीं पाएंगे।
असल में ये होते क्या हैं, ये इंग्लिश में आप समझ लें जैसे प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे इंग्लिश में पार्टिकल्स होते हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, आगे इनकी डिटेल आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इन तीनों की तफसीलात नहीं पढ़ाई है, ये तीनों की सिर्फ इंट्रो है। और चूंकि आप लोग बिल्कुल शुरुआती क्लास में हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप जीरो इस लेवल पर हैं, चाहे आप कितना भी ज्ञानी हो बाकी मामलात में। और अगर आप उर्दू अरबी भी कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन हम आपको जीरो एज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को एक साथ लेके चलना है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल पे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इस्म फेल का एक मुख्तसरन तारुफ आपके सामने आ गया। ठीक है, अब ये इस्म को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फेल को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हर्फ को। हर्फ जो है वो इस्म और फेल पढ़ते वक्त आता जाएगा बीच बीच में। यानी आपका जो सिलेबस है उसकी बाउंड्रीज तय हो गई। फिर से सुन लीजिए, आपके सिलेबस के तीन मेजर कंपोनेंट्स आ गए। पहला इस्म, दूसरा फेल, और तीसरा हर्फ। इसके बाद दो और टॉपिक्स हैं। तो ये पांच मेजर टॉपिक्स हैं आपके अपने पूरे इस कुरानिक अरबिक कोर्स के। तो अब हम सबसे पहला उसका टॉपिक जो है वो क्या है, इस्म। अगर पीछे की सारी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो फिर आपके बीच में कोई ना कोई क्वेश्चंस आने चाहिए। चैट बॉक्स इनेबल है, वहां पर आप मेंशन कर दिया करें। देखिए, सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या बातें आती हैं। नंबर एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आप सब कहीं ना कहीं, हम लोग इधर जो मतलब नॉर्थ इंडिया वाले हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस का अपना उतना जोर नहीं है। आपको पता है हम लोग सब हिंदी बोलते हैं। हर्फ नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं। देखिए, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू होती है आमतौर से, या हिंदी है। उर्दू हिंदी का मिक्सचर है, ना तो कोई शुद्ध हिंदी बोलता है ना तो कोई प्योर उर्दू बोलता है। अच्छा, तो याद रखिएगा, उर्दू जबान में बोले जाने वाले 80% से ज्यादा अल्फाज, ध्यान से सुनिएगा, उर्दू जबान में बोले जाने वाले 80% से ज्यादा अल्फाज जो होते हैं वो दरअसल उर्दू के नहीं होते, वो अरबिक के होते हैं। तो उर्दू जानने वालों के लिए ये बहुत एक अच्छी खुशखबरी है। मतलब कि आप जो अल्फाज बोलते हैं वो हो सकता है वो उर्दू के ना हो, अपने असलन उर्दू के नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में कलम है। कलम जो है ये प्योर अरबिक वर्ड है। किताब प्योर अरबिक वर्ड है। कुर्सी प्योर अरबिक वर्ड है। इसको उर्दू ने बोरो कर लिया और फिर बिल्कुल अपना बना लिया। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत से अल्फाज तो आपको पता है। हाँ, अगर आपकी मदर टंग जापानीज होती तो आपके लिए दिक्कत आ सकती थी। पीछे सवाल एक आया है कि हर्फ नहीं समझ में आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि एक यहाँ पर दिक्कत आ गई होगी, आपको वो वाला हर्फ याद आ गया होगा। कौन सा? जो अल्फाबेट में पढ़ा। तो मैं आपको बताऊं कि वो जो हुरूफ तहज्जी में अल्फाबेट में आपने हर्फ पढ़े हैं ना, हुरूफ, वो ये नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। वो और शय है, ये हर्फ और शय है। ये हर्फ समझ लें जैसे प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, ये सब हर्फ हैं। मसलन आप कहते हैं पर, में, ठीक है, इन, एन, ऑन, एट। ठीक है, तो ये इन, ऑन, एट जो बोलते हैं ना, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, ये सब के सब जो हैं ये हरूफ हैं। कौन से हरूफ? अल्फाबेट वाले नहीं, पार्टिकल हैं। ठीक है, इनको हम इनकी लिटरल मीनिंग क्या होगी? पार्टिकल्स। आगे पढ़ेंगे तफसीलात इनकी। अभी सबसे पहला काम हम इस्म को शुरू करते हैं, और इस्म के बारे में हम इसकी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इस्म के बारे में ये है कि हम यहाँ पर इस्म के अंडर में क्या क्या कुछ पढ़ेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, हम इसमें नाम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम? किस चीज का नाम पढ़ेंगे, किन किन चीजों का नाम? ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। जो नाउन की डेफिनेशन आपको आती है वही यहाँ पर बोल दीजिए। हम यहाँ पर कोई शख्स के बारे में पढ़ेंगे, शख्स का नाम। फिर इसी तरह जगह का नाम। फिर इसी तरह चीज का नाम। फिर इसी तरह काम का नाम। ठीक है, ये इतनी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? हम इसको हम नाम कहेंगे, और नाम का मतलब इसम। ध्यान से देखिएगा। अब शख्स, शख्स में जैसे आप नाम दे दीजिए जैद। ठीक है,
शख्स में आपने नाम दे दिया फातिमा। अब ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। तो किसी शख्स का अपना नाम, ना 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 ना, अभी सेंटेंस ना बताइए फजल साहब, बहुत जल्दी में है। अभी सेंटेंस नहीं बनाइए, सेंटेंस में अभी वक्त है। इंशाल्लाह 10वें दिन या 12वें दिन सेंटेंस बन जाएगा इंशाल्लाह। 10th डे में जरूर बनेगा। तो अभी फिलहाल इतना समझिए कि जितने भी अल्फाज होते हैं डिक्शनरी में, वो या तो इसम है, या फेल है, या हर्फ है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको देखिए। तो इसमें नंबर एक, नाम। उस नाम में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? शख्स। शख्स मतलब किसी इंसान का नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन वेदर इट इज मेल और फीमेल। अच्छा, जगह। अब जगह यानी जैसे किसी जगह का नाम, मक्का। ठीक है। इसी तरह आप मस्जिद, ये भी एक जगह का नाम है। इसी तरह मदरसा, ये भी जगह का नाम है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, चीज। चीज का मतलब बेटा कोई चीज, मतलब थिंग, नेम ऑफ एनी थिंग। जैसे कलम, किताब, कुर्सी। अब ये सब अरबी के अल्फाज हैं। इसी तरह काम का नाम, जैसे काम का नाम क्या होता है, पहले इनको जरा सा ध्यान से समझ लें। शख्स का मतलब किसी पर्सन का नाम। जगह का मतलब किसी, नेम ऑफ एनी थिंग, चीज, सॉरी, जगह प्लेस, और चीज यानी थिंग। आप बोलते नहीं, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अच्छा, काम क्या चीज है? काम असल में नेम ऑफ एक्शन है। नेम ऑफ एक्शन, कोई काम आप कर रहे हैं। मसलन अभी जैसे पीछे एक बात हुई थी, रोना, हंसना, जागना, खर्च करना, ये काम है। रोया, हंसा, जागा, खर्च किया, ये वर्ब्स हैं। तो वर्ब में और नाउन में ये डिफरेंस है। अब ये जो इसमें इतनी चीजें हैं, पहले तो नाम, राइट, वर्ब। तो काम का नाम और वर्ब, ये बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों को गड़मड़ मत कीजिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बहुत अहम काम है, काम का नाम है, और वो काम है इन्फाक। इन्फाक का मतलब होता है खर्च करना। और दीन की इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में, टेक्निकली इसे बोलते हैं अल्लाह की राह में खर्च करना। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। किस लिए? ताकि निफाक से बचा जा सके। निफाक क्या है? एक मर्ज है। ठीक है। वो कौन सा मर्ज है जो मुनाफिक को लग जाता है? मुनाफिक को कौन सा मर्ज लगता है? कि उसके कौलो अमल में तजाद होता है, उसकी जबान पे कुछ, दिल में कुछ होता है। ठीक, यानी उसके एक्शन में और उसके अपने बिलीफ में, फेथ में, जबान जो उसकी कह रही होती है, वो और उसका जो काम होता है, वो दोनों एक दूसरे से अलाइन नहीं करते। तो इन्फाक करके उस मर्ज से बचा जा सकता है। ठीक है। ईमान की हलावत महसूस की जा सकती है इन्फाक करके। और इन्फाक कौन सा? अल्लाह के रास्ते में खर्च करके। कौन सा खर्च? जिससे हमारी शोहरत हो जाए? नहीं। इन्फाक हर चीज का, अपने वक्त का इन्फाक, अपने माल का इन्फाक, अपनी अपनी सलाहियत का इन्फाक। जो कुछ आपको अल्लाह ने दिया है, दैट इज नॉट योर्स। आप उसके मालिक नहीं हैं। अल्टीमेट उसका मालिक जो है आपका खुदा है, आपका रब है, जिसने वो चीजें दी हैं। आपने उन्हें कोशिश करके अवेल किया है, लेकिन आप मालिक नहीं। आपसे वो चीजें ले ली जाएंगी। तो जब आपसे वो ले ली जाएंगी, तो वो जिस काम के लिए दी गई थी, जितने दिन के लिए दी गई थी, वो उस काम में लगनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, कल हमने एक लफ्ज पढ़ा था, किताब। किताब एक शय है, किताब एक चीज है। ठीक है। इस किताब में एक किताब जिंदगी भी है ना? और किताब जिंदगी कौन सी जिंदगी? जिंदगी की किताब हम सब आप लिख रहे हैं, अपने अपने अमाल दर्ज हो रहे हैं। ठीक है। उस किताब के वरक स्याह ना हो, अच्छे हो, उनमें हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो, इसके लिए इंफाक करना होता है। तो किसके लिए? इसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये इंफाक बनी नौ इंसान के लिए, तमाम इंसानों के ऊपर खर्च होना चाहिए। और आप हम सबको, लोगों का बेनिफिशियल बनना चाहिए। इंफाक की मीनिंग होती है खर्च करना। ठीक है। चलिए,
आगे देखें। अब आगे देख लीजिएगा इसके बाद। इसमें नाम में इतनी चीजें आ गई। अब आगे जरा देखिए, नाम के अलावा और इसमें क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। मसलन सेकंड नंबर पे इसमें सिफत। ठीक। और सिफत क्या चीज होती है उसको भी समझेंगे। और थर्ड नंबर पे इसमें जमायर। ये तीन अहम बातें इसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यानी इस्म जो होता है, वो इस्म जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन में सिफत नहीं आती। आपने नोटिस किया, नाउन में सिफत नहीं आती, बल्कि सिफत को हम अलग से पढ़ते हैं एडजेक्टिव के, ठीक है, हेडिंग में। जमायर ये प्रोनाउंस हैं, इनको हम अलग पढ़ते हैं। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि कलिमा की कितनी अक़साम, तो आप बताएंगे इस्म, फेल, हर्फ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इस्म क्या है, तब आप पीछे वाली स्लाइड की मदद लेंगे कि इस्म नाम होता है। किस चीज का नाम? फिर आप बताएंगे इस्म शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, काम का नाम। और इनके अलावा जो सिफात होती हैं उनको भी इसी इस्म की हेडिंग में पढ़ा जाता है। इस्म मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग्स हैं, इनके पार्ट्स हैं। काइंड चलें आगे देखिए। तो सिफत क्या चीज है, सेकंड नंबर पे इसको भी तफसील से पढ़ लीजिए। सिफत को अरबी में कहते हैं सिफा। ठीक है। आगे गोलता आ जाती है। उर्दू में आम तौर से इसको इस तरह लिख देते हैं सिफत, ये उर्दू लफ्ज है। और अरबी में इसको कहते हैं सिफा। ये गोलता पे एंड होती है। ठीक है। इसके माना यानी आप जब किसी शय की के एट्रीब्यूट बता रहे होते हैं। एट्रीब्यूट यानी किसी की खूबी या खामी बता रहे होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से पढ़ते हैं, जिसको आप हिंदी में विशेषण के नाम से पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ना, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। बस वहां पर आपने एडजेक्टिव बिल्कुल मुस्तकिलन एक अलग हेडिंग में पढ़ा था। यहां पर आप एडजेक्टिव को इसम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये बात बताई गई थी ना कि वहां पर 8 है और यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो हमने बताया था बाकी इसमें जम हो गए। देखिए एक यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्या होती हैं सिफात? ये सिफात अलग अलग पैटर्न से आती हैं। ठीक है। मसलन जैसे आ, सालेह। सालेह ये एक सिफत है, इसका मतलब होता है नेक। इसी तरह तालेह, इसका मतलब होता है बद या बुरा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखिए आप, साजिद सजदा करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, ठीक है, जाकिर जिक्र करने वाला। ठीक है। तो इसी तरह आप और इनमें अब कैटेगरीज भी देखेंगे। आप देखिए सादिक सच्चा, काजिब झूठा। ये क्या बता रहे हैं? ये सिफात बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इंग्लिश में जब पढ़ी थी एडजेक्टिव, तो वहां पर कई डिग्रीज पढ़ते हैं ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये कभी कभी आप कंपैरिजन भी करते हैं। वो क्या होता है? मसलन एक डिग्री है पॉजिटिव। ठीक है। इसी तरह कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे आप कहते हैं, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपने कहा अच्छा, फिर किसी से अच्छा, और फिर उसके बाद सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ठीक इसी तरीके से अरबी में भी होते हैं। लेकिन अरबी में क्या है, वहां पर सिर्फ दो ही कैटेगरीज इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन जैसे आप सगीर। सगीर मैंने कहा, सगीर का मतलब होता है छोटा। और असगर का मतलब होता है, इसी तरह कबीर और अकबर। अब अकबर आप कहते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, ये भी उसका मतलब है। और अल्लाह हर एक से बड़ा है। ठीक है। तो सबसे बड़ा है, यानी यहां पर अरबी में सिर्फ एक पॉजिटिव डिग्री होती है, और बाकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम ही होते हैं। यानी असगर जो है, अहसन, जैसे मिसाल के तौर पर अहसन एक लफ्ज होता है। तो अहसन का मतलब है
किसी से अच्छा या सबसे अच्छा, दोनों आ जाते हैं इसमें। पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी और सुपरलेटिव, दोनों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अभी मोटी मोटी बातें इतनी सी जान लीजिए कि सिफत दरअसल एक ऐसा लफ्ज है, ठीक है, एक ऐसा बामाना लफ्ज यहाँ होगा जो क्या बताएगा, एट्रीब्यूट बताएगा, यानी खूबी या किसी की खामी बताएगा, किसी की अच्छाई या बुराई बताएगा, ठीक है। बस अब इसी तरह अरबी में जो कलर्स होते हैं, कलर्स के नेम, वो भी एक तरह से जाहिर सी बात है सिफाती बता रहे होते हैं, ठीक है। अब एक्शन परफॉर्म करने वाले लोग, मिसाल के तौर पे आप कौन है, हम कौन है, मुस्लिम। तो मुस्लिम भी एक सिफत है। मुस्लिम का मतलब होता है जिसने खुद को सरेंडर कर लिया, खुद को सरेंडर करने वाला, सौंपने वाला। तो ये भी है साजिद, सजदा करने वाला। तो इस तरीके के तमाम ये अल्फाज ये सिफत की कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। यानी अब जब कभी आपके सामने सादिक आएगा, काजिब आएगा, सालेह आएगा, तौलेह आएगा, इस जैसे बेशुमार अल्फाज आएंगे, तो आपसे हम पूछेंगे बताइए ये कलिमा की कौन सी किस्म है, तो आप कहेंगे ये इस्म, ठीक। तो अब इस्म है तो इस्म कौन सा, किस, तो आप कहेंगे ये सिफत है इसलिए इस्म है। ये जान लीजिए। इसी तरह एक तीसरी बात है जो बहुत अहम है इसी इस्म के झेल में, और वो है जमायर, ठीक। अब ये जमायर क्या है, आपको पता है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि अ, जैद एक अच्छा बच्चा है। जैद सुबह जल्दी उठता है। जैद अपना काम वक्त पर कर लेता है। जैद बड़ों का अदब करता है। अब आप कहेंगे आपका दिमाग खराब है क्या, जैद जैद की रट लगाई हुई है। आप अपनी जबान में फसाहत पैदा करिए, जबान को सही करिए, जैद की जगह कोई और लफ्ज लेके आइए। यानी किसी भी जबान में किसी एक पर्टिकुलर लफ्ज को बार बार रिपीट करना ये कोई अच्छा अमल नहीं होता। और आपको पता है अच्छी तरीके से कि जैद एक नाउन है, और इस नाउन के रेपिटेशन को अगर हम अवॉइड करना चाह रहे हैं तो देन वी हैव टू यूज अ प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन को हमें यूज करना होगा। और प्रोनाउन क्या यूज होगा, आपको पता है कि जैद, कुछ ऐसी चीजें वो बहुत कॉमन कॉमन है, अगर हमें नहीं भी पता तब भी। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये तो सब जानते हैं ही और शी। अब ही और शी क्या है, ही का मतलब भी वो, शी का मतलब भी वो। ही हमारे यहाँ उर्दू में वो, शी भी वो, ठीक है। अब ये हम, वो पढ़ती है वो पढ़ता है, तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये वो जेंडर इसका मुजक्कर और ये वाला वो मुअन्नस है। असल में ये जो वो है, यही या शी है, ये सब किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये जैद के लिए यूज किया जाएगा और शी फातिमा के लिए यूज किया जाएगा। तो अब आप समझ गए अच्छी तरह। अच्छा जैद को हमें, इसके रेपिटेशन को अगर हमें हटाना है तो ही का यूज करना है, और फातिमा को बार बार नहीं यूज करना है तो शी लाना है उसकी जगह। लेकिन क्या हमेशा ही और शी ही लाते रहेंगे। अब यहाँ पर बहुत से वेरिएंट्स होते हैं, मतलब ही के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे आप उसको कभी हिम के तौर पे यूज करते हैं, कभी हिज के तौर पे यूज करते हैं। शी को कभी आप हर बनाते हैं, कभी हर्ष कर। तो ये जो आप करते हैं ये क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर वो उसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हम यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये तो वो जमायर हैं जो पर्सन से रिलेटेड है। अब जब हम अरबी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर तीन मेजर हमको इसके काइंड्स पढ़ने होंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो जमायर का मतलब ये समझ लें कि यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, प्रोनाउंस की करेंगे। और चूंकि ये भी इस्म है, इंग्लिश में आप प्रोनाउन एक अलग हेडिंग से पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी एक मुख्तलिफ मतलब मखसूस एक किस्म है। लेकिन अरबी में ये इस्म की मेन हेडिंग के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो जमायर का मतलब प्रोनाउंस, ठीक। अब यहाँ पर तीन मेजर इसकी किस्में हैं, वो क्या, उनको मैं एक एक करके आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद उनकी एग्जाम्पल्स भी इंशाल्लाह दूंगा। देखिए समझिए, यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लें कि कुछ जमायर हैं, मसलन जो पर्सन से रिलेटेड है, और जो पर्सन से रिलेटेड हैं उनका नाम क्या है, पहले उन मिसालों को जरा देख लें। एक सेकंड। जैसे
अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी। तो अरबी में एक लफ्ज है हुआ, इसी तरह एक है हिया। ये जमायर है, लेकिन इन दोनों का ताल्लुक पर्सन से है। जैसे ही का ताल्लुक किससे है? पर्सन। शी का भी पर्सन से है। तो जिन जमायर का ताल्लुक पर्सन से है वो कौन से जमायर हुए? वो पर्सनल प्रोनाउंस हुए। राइट। अच्छा, इसी तरह अब आपके सामने मैं एक और किस्म लिखने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा हाजा, और फिर इसी तरह लिखा जालिका। अब ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूं, अब इनकी पूरी लिस्ट नहीं आ रही। और भी जमायर है। हाजा किसने नहीं सुना? आप कहते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, ये अल्लाह के फजल में से है। ठीक है। जालिका फजलुल्लाह युतीही मन यशा, वो अल्लाह का फजल है, जिसे वो चाहता है उसे देता है। तो जालिका हाजा कितना कुरान में पढ़ते हैं। तो असल में ये हाजा जो है वो क्या है? ये दिस है, और ये जो है दैट है। अब दिस और दैट का यूज आप कब करते हैं? जब आपको किसी चीज की तरफ इशारा करना होता है। आप कहते हैं दिस इज माई पेन, है ना? तो अब ये दिस करीब के लिए, दैट इज माई बुक, वो किताब मेरी है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। लिहाजा अब यहाँ पर जो जमायर यूज हो रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी सादे अल्फाज में यूं समझ लें कि कुछ जमायर हैं जो लोगों के लिए यूज हो रहे हैं। मसलन हुआ, हुआ का मतलब मैं आपको बता दूं, हुआ मीन्स ही, और हिया मीन्स शी। ठीक है। अब ही किसके लिए यूज होता है आपको पता है, शी किसके लिए यूज होता है। इसी तरह हाजा दिस, और जालिका दैट। ठीक है। तो यानी अब दो कैटेगरीज आपके सामने आ गई। एक तीसरी और कैटेगरी है, और वो क्या है? मसलन आपने कुरान में पढ़ा है अल्लजी। ठीक है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अल्लज़ी। इसी तरह आपने पढ़ा है अल्लज़ीना। ठीक है। तो अल्लज़ी क्या है? तो अल्लज़ी ये असल में एक रिलेटिव प्रोनाउन, जो निस्बत कायम करने के लिए आता है, रिश्ता कायम करने के लिए आता है। ठीक है। इसका आम तौर से तर्जुमा जो है उर्दू में, हिंदी में, हम जो से करते हैं। जो, जिस। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि ये वो कलम है जो मैंने कल आपको दिया था, ये वो किताब है जिसका मैं मुताला कर चुका हूं। ठीक है। तो ये अल्लजी क्या है? इसी तरह अराइता, क्या आपने देखा? अल्लजी, उसको जो युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो झुटलाता है बदले के दिन को। ठीक है। तो अब आप देखें वहां पर ये जो अल्लजी है ये क्या है? एक मौसूल है, इसमें मौसूल, जिसको आप कहते हैं कि ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब इस तरह से अगर आप देखें तो आपके सामने ये जो जमायर हैं, प्रोनाउंस हैं, इनकी तीन किस्में आ गई हैं। कौन कौन सी? एक वो जो किसी पर्सन के लिए यूज किए जाए, दूसरे वो जो इशारे के लिए यूज किए जाए, और तीसरे वो जो सिला के तौर पे यूज किए जाएं और मौसूल कहलाते हैं वो, इसमें मौसूल। ठीक है। तो इसमें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता हो कि भाई यहाँ पर ये जो जमायर हम पढ़ेंगे, ये जमायर की तीन बड़ी कैटेगरीज, तीन बड़ी कैटेगरीज। अब इनका बाकायदा पूरा चार्ट है, इनका पूरा चार्ट है, इनका पूरा चार्ट है। ये इंशाल्लाह आइंदा आपको बताया जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। शुरू में अगर हम ये चार्ट रटाने लगेंगे तो आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। ये आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये पूरे पूरे वेरिएंट है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आता है। मिसाल के तौर पर हम आपको एक एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश में समझ पा रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल अगर दूं आपको, जैसे हम यूज कर रहे हैं कि दिस इज द बॉय, ठीक है, whom I met yesterday। मतलब अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो ये वो है, ये वही लड़का है जिससे मैं कल मिला। तो अब यहाँ पर ये whom क्या कर रहा है? ठीक है, ये whom। इसी तरह whom के और भी मुख्तलिफ वेरिएंट हैं। कभी यहाँ पर who भी लिखेगा, लिखेगा मिलेगा, कभी आपको which भी मिलेगा, कभी आपको that भी मिलेगा। ये असल में क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस। हाँ, अल्लजीना इसकी जमा होती है, अल्लजी की।
ठीक है। जैसे अल्लजी सिंगुलर के लिए आएगा तो अल्लजीना प्लूरल के लिए आएगा। अब ये पूरी चार्ट है, मैंने कहा ना कि ये, अब इसके लिए क्लास में बने रहिए, रेगुलर रहिए, ये सारे चार्ट आएंगे और आपको रटना नहीं पड़ेंगे, मैं लॉजिकली उनको एक्सप्लेन करूंगा और आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन एक बहुत मशहूर है, फेमस, वो क्या है? अना। अना, इसको जल्दी पढ़ते हैं, अलिफ नहीं पढ़ते इसका, अना। अना का मतलब होता है आई। अब आई का मतलब क्या होता है? अना। ठीक है, तो आई मीन्स मैं। अब मैं जो होता है वो चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, वो मैं ही रहता है, क्योंकि इसमें ईगो है। अब वो मुजक्कर की ईगो, मुअन्नस की ईगो, ईगो ईगो होती है। ठीक है, तो आई का मतलब क्या हुआ? मैं। इसको ऐसे लिख लें। तो अब ये आपको आज तीन जमायर पता चल गए। कौन से तीन? पर्सनल प्रोनाउंस में से तीन पता चल गए अरबी के। अब मैं कसदन आपको यहाँ नाम नहीं बता रहा हूँ, वैसे इसको इसमें ज़मीर कह देते हैं, इसमें इशारा कह देते हैं, इसमें मौसूल कह देते हैं। आप इनको अगर डाइजेस्ट कर पाए तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनके जो अरबी में टेक्निकल नेम है, इनको कहते हैं इसमें ज़मीर, इनको कहते हैं इसमें इशारा, क्योंकि ये इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स टू डेमोन्स्ट्रेट, टू इंडिकेट, संकेत करना, संकेतवाचक सर्वनाम पढ़ा होगा आपने। इसमें जमीर, ये आपके जो हैं, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउंस है। और रिलेटिव प्रोनाउन यानी आप इनको कह सकते हैं इसमें मौसूल, संबंधवाचक सर्वनाम। जो आप में से कोई हिंदी अच्छी तरह जानता है तो वो इन अल्फाज को सुन करके रिकॉल कर सकता है, रिलेट कर सकता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब जरा आप आए और ये क्या हो गया मेरे पास स्लाइड, चले यहाँ पर एक एक बात जरा ध्यान से समझ लें कि आपने जो कुछ अभी पढ़ा उसको जरा सा रिकॉल कर लें कि इस्म के तहत आपने तीन बातें पढ़ी हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस्म वो क्या क्या है? इस्म में नाम, सिफत और जमायर। ठीक है, अच्छा, नाम में कितनी बातें पढ़ी हैं? जल्दी जल्दी रिकॉल करिए। नाम में आपने, बताइए फौरन फटाफट, चार बातें पढ़ी। नाम में आपने चार बातें पढ़ी, वो कौन कौन से? शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, काम का नाम। सिफत में आपने कितनी पढ़े? कोई ऐसी कैटेगरी नहीं पढ़ी, बस सिंपली मैंने सिफत आपको बताया है। ठीक है, जमायर में आपने तीन तरह के जमायर पढ़े हैं, तो ये इतना याद रखिएगा। जी, खूबी या खामी, किसी की बुराई या अच्छाई जब बयान की जाती है तो वो क्या होते हैं? वो जमायर होते हैं। ठीक, तो ये आप सोचिए कि कभी कभी बहुत आपको लग रहा होगा अरे 1 घंटे से क्लास ही चल रही है, लेकिन आप सोचिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा आपका। ये चीज हम समझ लें, इसकी हमें अहमियत पता चल जाए तो ये 1 घंटा हमें कम लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिससे आपका बहुत बुनियादी जो बेस है, वो आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, आपका जहन क्लियर होगा। फिर आयात जो आपके सामने आएंगी उनमें में से जो अल्फाज होंगे उनको आप पहचानने लगेंगे। मसलन चलते चलते हम आपको वो आयत की तरफ ले चल रहे हैं, पता नहीं कुछ लोग लीव क्यों कर रहे हैं, शायद समझ में नहीं आ रहा है। अपना फीडबैक दे के लीव किया करिए प्लीज। और टाइम तो अच्छा ज्यादा हो गया है। बहरहाल देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इस आयत में हुआ अल्लजी, इत्तेफाक से देखिए बिल्कुल शुरुआत में ही आपको तमाम चीजें मिल गई। हुआ, ये अगर आप गौर करें तो ये एक क्या है? इस्म है। अल्लजी, ये भी इस्म है, लेकिन दोनों में फर्क है। अल्लजी आप समझ गए कि ये इस्म है, लेकिन ये जमीर के हेडिंग में हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, ये इसमें मौसूल है। अच्छा, और ये जो है इसमें जमीर है, हुआ। युनज़िलु, ये आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये फेल है। कैसे फेल है, कैसे पहचाना, ये इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। अला, अला, ये अला आपका जो है हर्फ है, ये पार्टिकल है। ठीक है, प्रपोजिशन है। बाकी आगे बहुत से अल्फाज हैं, अब सबको क्या बताएं। मिन, ये भी आपका एक हर्फ है। इला हर्फ है।
आयातिन बय्यिनातिन, देखिए इसमें आपको ये तनवीन से आप पहचान सकते हैं कि ये इसम है। ठीक है, कितनी चीजें आप पहचानने लगे। तो सिर्फ रहीमुन इस्म, रऊफुन इस्म। ठीक है, तो ये आप अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान, इंशाल्लाह इसी तरह बाकी आपको पूरे जुमले भी बनने लगेंगे और आयत समझ में आने लगेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल इंशाल्लाह इसी के साथ कल के बाद नेक्स्ट जो भी हमारा टर्न होगा तो उसमें हम अगला जब लेक्चर पढ़ेंगे तो इसमें इसका रिकैप करेंगे और बाकी चीज़ें समझेंगे। उम्मीद है आपको क्लास में समझ में भी आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। अपने फीडबैक्स हमें देते रहिएगा और क्लास को और बेहतर कैसे बनाया जाए। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी नजमा शेफी बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह से आप अच्छा सिखाते हो, बस मेरी एक शिकायत है, थोड़ा मौका ना लिखने का भी दिया करो, क्योंकि आप लिख कैसे बताते हो ना, बहुत अच्छा समझाते हो। मुझे मुझे आदत है लिख के जब पता करने की। बहुत से कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पर इसमें ना स्पेस ज्यादा भर जाता है फोन में। तो मसला ये है, थोड़ा सा लिखेंगे ना हम, तो हमें भी थोड़ा याद भी रहेगा। देखिए इससे आप मैं एक काम, आपसे। एक मिनट सिस्टर, आप एक काम कर सकती हैं। देखिए इसके लिए थोड़ी मेहनत करिए। आपको अगर अपने नोट्स लेने हैं तो आप रिकॉर्डिंग से फायदा उठाइए। क्लास के दौरान बहुत ज्यादा आप नोट्स नहीं ले सकते, वरना आपका कंसंट्रेशन जो है वो इधर उधर होगा। आप जब क्लास ओवर हो जाए उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देख करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर और सकते। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप है ना क्वेश्चन भी पूछा करें, वो आएगा मतलब जो इंशाल्लाह। सिखाया है ना। जी जी, जजाक हाँ तो थोड़ा। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। वो वो वक्त आएगा, सवाल पूछे जाएंगे। मैंने आज भी पूछे हैं बीच बीच में। ठीक है, इंशाल्लाह आइंदा भी पूछा जाएगा। जी। चले। हाँ, नहीं, जमायर को माशाल्लाह से इंग्लिश बहुत में। अच्छा पढ़ा है। ठीक है जजाकल्लाह। हाँ, ठीक है। हेलो। जी जी, फरमाइए। सर, हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी क्या? जी बिल्कुल कुछ होगी ऐसा? इंशाल्लाह, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। ये भी रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। और नोट्स निकालने के लिए पूछ रहा था, बाद में जी नोट्स जी जी, निकालते आएंगे। बिल्कुल ठीक है। जजाकल्लाह खैर। शुक्रिया सर। वही है जी। देखिए जमायर को इंग्लिश में हाँ आप ऐसे ही लिख सकते हैं। वो कभी वाद को DH के उसमें भी लिख देते हैं, जमायर, उसका सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। ठीक है, जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा टू ऑल ऑफ यू। चलें फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिह- अस्सलामुअलैकुम जी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।